तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम थॉमस हॉब्स जो एक पॉलिटिकल थिंकर हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये नोट्स हैं पूरी, और यहाँ पर आप देखिए कंप्लीट चैप्टर आपका होने वाला है, बस आप वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इनकी जो एजुकेशन थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने बहुत सुना होगा, वहाँ से हुई। इनके समय में क्या हुआ था, अरमांडा स्पेन की सेना ने उसके आक्रमण किया, और उसके आक्रमण के टाइम इनका जन्म हुआ था। तो जब जन्म होता है तो इन्होंने बहुत ही मतलब कि आप होता है ना कि ऐसी कंडीशंस देखी कि बहुत दुख दर्द पीड़ा है ना, लोग एकदम एक दूसरे पे झपटे जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो इनको यही महसूस होता है। इनका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे कि सब लोग बहुत गंदे होते हैं, सब बहुत लालची होते हैं, ये सब चीज़ें। और भी बहुत सारे, केवल ये नहीं, और भी सरकमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से ये इनको महसूस हुआ कि लोग बहुत गंदे होते हैं। और यही सब का इफ़ेक्ट जो था इनके लाइफ में बाद में पड़ा, और इनके जो थॉट्स हैं वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो अरस्तु से सहमत नहीं है, पर व्यक्ति पर ये बल देते हैं। जैसे अरस्तु की बात करते हैं ना, तो वो अरस्तु से सहमत नहीं, ये व्यक्ति पर बल देते हैं। इन्होंने बोला है कि डर मेरा जुड़वा भाई है, मतलब मैं और डर एक साथ ही पले बढ़े हैं। मतलब इनके साथ साथ ही इतना डर था इन सब माहौल से, ये बोलते हैं डर मेरा जुड़वा भाई है। दूसरा ये बोलते हैं सत्ता के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो सरकार होनी चाहिए, सत्ता होनी चाहिए, वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। ब्रिटेन में मैसमबेरी एक जगह है, वहाँ इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? ब्रिटेन में होता है। मैसमबेरी का इनको दैत्य बोला जाता है। इन्होंने नैतिकता और धर्म को बिल्कुल स्थान नहीं दिया, मतलब कि कोई एथिक्स नहीं, कोई रिलीजन नहीं, धर्म नहीं। ये मेनली क्या है कि बिल्कुल स्थान नहीं देते हैं। है भी तो राज्य के अधीन, मतलब अगर ये चीज़ें हैं भी तो कहाँ पे राज्य के वो अधीन रहेंगी, इनके ऊपर नहीं हो सकती। पर मैकियावेली ने बस अलग किया। अच्छा, मैकियावेली आपने इनसे पहले पढ़ा होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार देखिएगा, तब आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैकियावेली ने केवल अलग किया था कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है, लेकिन इन्होंने नैतिकता और धर्म को स्थान ही नहीं दिया, मतलब कि कोई प्लेस नहीं है अपने, मतलब एक राज्य के अंदर हटा दो ये सब, अगर है भी तो अंदर उसके अधीन रहो। इसके बाद संप्रभुता का सिद्धांत आता है यहीं से, इससे इन्होंने ही दिया। इससे पहले जीन बॉदिन, आपने बोंदा नाम सुना होगा, ने दिया था संप्रभुता का सिद्धांत, पर उन्होंने धर्म और नैतिकता का कंट्रोल बता दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, एकदम अलग कर दिया, और यहाँ पे इन्होंने जो राज्य को ही सबसे ऊपर बताया है। इंग्लैंड में जेम्स फर्स्ट थे, और फिर इसके बाद चार्ल्स फर्स्ट आते हैं। तो जनता की समस्या एक ग्रुप सुनता था। जेम्स फर्स्ट के समय पार्लियामेंट होती थी, और इसमें जनता के सम्मानित लोग होते थे, और ये राजा तक बात पहुंचा दिया करते थे। अब चार्ल्स फर्स्ट जब आए, इनके बाद ये जब इनकी डेथ हुई, या फिर आप बोल सकती हैं जब हटे, तो इनके आते ही पार्लियामेंट को हटा दिया गया। इससे बगावत चालू हो गई कि जनता के ये जो लोग थे ये सब, मतलब कि बगावत हो गई कि लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी क्या। तो बगावत जब चालू होगी तो 1640 से 1649 तक ये प्यूरिटन रेवोल्यूशन के नाम से, खूनी क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जेम्स फर्स्ट के समय में पार्लियामेंट की थी जो हट गई थी, और उसी समय आप देखेंगे इनका सब काम, ये देखते हैं ये सबको होता हुआ। क्रैमवेल जनता के समर्थन से सरकार में आते हैं। इसके बाद हॉब्स गैलीलियो कैपलर से भी ये मिले थे, और यांत्रिकी का सिद्धांत इन्होंने दिया। मतलब कि हॉब्स उसी से प्रभावित हुए, ये मतलब कि गैलीलियो कैपलर से। और यहाँ पर आप देखेंगे ये राज दरबार का समर्थन करते हैं इन्होंने, क्योंकि ये चीज़ें सब देखी, तो ये क्रांति वगैरह, तो इनको वो लगा, तो ये राज दरबार का समर्थन करते हैं।
पर जनता गुस्से में चार्ल्स फर्स्ट को मार देती है। ये भागकर फ्रांस चले आते हैं। तो आपने देखा था जैसे कि पहले ये थोड़ा पार्लियामेंट वाला सिस्टम था, अब चार्ल्स फर्स्ट आ गए थे पूरी तरह राजा वाला, तो ये इसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन अब जनता तो इनसे क्रोधित थी तो इनको मार देती है। तो अब ये जो हमारे हॉब्स थे वो इनका समर्थन कर रहे थे। हॉब्स इधर थे, है ना, इनके साथ थे। तो अब जनता इनके भी पीछे पड़ जाती है तो ये भाग जाते हैं। भाग के कहाँ आते हैं? फ्रांस आ जाते हैं। फ्रांस आने के बाद वहाँ ये डे डाइव यानी लेवियाथन 1651 में लिखते हैं। 1651 में ये क्या लिखते हैं? लेवियाथन, जिसको डे डाइव बोलते हैं। अब क्या है ये लेवियाथन? लेवियाथन जो था एक समुद्री राक्षस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसा, आपको यहाँ पर फोटो दिख रही होगी, इसको लेवियाथन बोला जाता है। लेवियाथन में मेनली समुद्री देवता राक्षस जो भी है। तो आप यहाँ पे देखिए सिर जो होता है और एक हाथ में इसके तलवार है और एक हाथ में धर्म का जैसे ये है, और बाकी सब ये लोगों से मिलकर बना है। तो इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी कुछ इसी से प्रभावित है। 1650 के बाद इंग्लैंड में चार्ल्स सेकेंड आए। ये भी लौट आए पर किसी ने इज्जत नहीं दी। मतलब ये जो हॉब्स थे, जब चार्ल्स सेकेंड आ गए तो ये लौट कर आए वहाँ पे इंग्लैंड में, लेकिन कोई इज्जत नहीं दे रहा है। लोगों ने बहुत बहिष्कृत किया इनका, और 19वीं सदी में कहीं जाकर उपयोगितावादियों ने इनका प्रभाव समझा और स्वीकार लिया। तो इनको मतलब 19वीं सदी तक हॉब्स को तो कोई मान ही नहीं रहा था, लेकिन फिर 19वीं सदी में जब उपयोगितावाद आए तब इनका कुछ रिकॉग्नाइजेशन हुआ कि हाँ कुछ ऐसे विचार है। दार्शनिक प्रभाव इनके अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं एक। अच्छा, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात कौन करता है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुनिया की सभी वस्तुएं कुछ नियम का पालन करती हैं, ये बोलते हैं। रेडिकल इंडिविजुअलिज्म, व्यक्ति का महत्व देना जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साइकोलॉजिकल ईगोइज्म, स्वार्थ ही सभी प्रक्रियाओं का प्रेरक है, ये बोलते हैं। इसके बाद फ्रेडरिक पॉलर बोलते हैं, इन्हें प्रथम उपयोगितावादी विचारक बोलते हैं। कौन? फ्रेडरिक पॉलर। माइकल अक्सक जो है वो लेवियाथन को मास्टर पीस कहा है, मतलब कि मास्टर ऑफ पीस है लेवियाथन, यही से शांति होगी। कार्ल मार्क्स इनको फादर ऑफ ऑल बोलते हैं, मतलब हर चीज़ का फादर। नेक्स्ट आप अगर देखेंगे तो मानव स्वभाव ये बताते हैं सामाजिक समझौता में बुरा है। इसके पहले ये भी होना चाहिए कि हम ये देखते हैं प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो ये बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में भी एक तरीके से बहुत प्रतिस्पर्धा थी, है ना, और असुरक्षा थी लोगों के लिए, ये प्रतिष्ठा में रहना चाहते थे। तो इसमें निरंतर संघर्ष होता रहता था। संघर्ष के कारण जब ऐसे लड़ाई लोग लड़ते, अच्छा प्राकृतिक अवस्था मतलब कि एकदम एंशिएंट आदिमानव के समय में क्या था ये चीज़ बता रहे हैं। तो वो ये बोलते हैं ऐसा था, मनुष्य तो बुरा था। तो ये सब लोग आते हैं और एक सामाजिक समझौता करते हैं, एक राज्य कृत्रिम बनाते हैं, एक मतलब राज्य बनाने की बात करते हैं। क्या करते हैं ये सब लोग? एक आदमी को चुनते हैं और सब जो होते हैं उसको अपनी शक्तियाँ दे देते हैं, अपने अधिकार दे देते हैं। बोलते हैं तुम अब हमारी रक्षा करोगे, हम मतलब कि, और ये सबकी रक्षा करें। तो ये एक पक्षी होता है, लेकिन अब ये वापस अपने अधिकार नहीं ले सकते। इस तरह से कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एक पक्षी होता है जिसमें लेवियाथन ने अपना अधिकार नहीं दिया, ये अपने अधिकार इनको नहीं दे देता आदमी, बस आत्मरक्षा को छोड़कर दूसरे से। तो केवल ये लोग आत्मरक्षा का अधिकार बस बनाए रखते हैं कि कोई इन पे अटैक करेगा तो बस, तो वो है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस ये लगा देते हैं। तो इस तरीके से इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे आलोचनाएं इनकी होती हैं। जैसे जॉन प्लेमेंटज बोलते हैं कि कहा कि इन्होंने कि हॉब्स जो है, हॉब्स ने सहानुभूति, दयालुता और परोपकार की पूरी तरह अवहेलना की है। मतलब इन्होंने, मनुष्य के अंदर तो सहानुभूति भी होती, दयालुता भी होती, लेकिन इनने केवल गंदा गंदा बता दिया है। बेर्नार्ड गर्ट ने इनको बताया, हॉब्स का स्वार्थ पर जोर देना यह नहीं दर्शाता कि हर इच्छा स्वार्थी उद्देश्यों के लिए होती है। हॉब्स ने राइट एंड माइट शक्ति में अंतर किया है, पर यह अंतर नैतिक नहीं था।
तो उन्होंने एक तरीके से नैतिक अंतर नहीं बताया, ये बोलते हैं हमारे जो बर्नार्ड गर्ट थे। अर्ल ऑफ क्लेयरडन जो है वो क्या बोलते हैं, अगर प्राकृतिक अवस्था आरजक है तो यहाँ प्राकृतिक विधियाँ कैसे काम कर रही थी, तो ये भी बात बोलते हैं। एडम स्मिथ बोलते हैं न्याय और नैतिकता केवल नागरिक सत्ता के निर्माण के बाद ही अस्तित्व में आते हैं, तो ये बोलते हैं न्याय और नैतिकता कब आते हैं, जब ये सत्ता आ चुकी हो। हावर्ड वेरेंडर और A.E. टेलर बोलते हैं प्राकृतिक विधियां ईश्वर का आदर्श। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट बुक जो होती है इनकी 1628 में, फिर 1658 में द होमी और इच्छाओं की निरंतर पूर्ति, यहाँ पर फैलासिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है थॉमस हॉब्स ने व्यवहार को दो भागों में बांटा। एक होता है वाइटल मोशन जिसको जीवांत गति बोलते हैं, एक होता है वॉलंटरी मोशन जिसको स्वैच्छिक गति बोलते हैं। जैसे सांस लेना, चलना और आदि खुद से जो होती रहती वो होती है वो वाइटल मोशन जीवांत, और वॉलंटरी मोशन वो होता है जो स्वैच्छिक, मतलब हम लोग जानबूझ के बाहर से देखकर उत्पन्न होता है, यानी कि डर हो गया, प्यार हो गया आदि। नेक्स्ट हॉब्स अपने पुस्तक लेवियाथन में 19 प्राकृतिक विधियों का उल्लेख करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आता है, कितनी विधियों का, 19, लेकिन 3 सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है शांति की खोज, सबको करना चाहिए शांति पाने का प्रयास। दूसरा है अधिकारों का त्याग, तीसरा है अनुबंधों का पालन करना चाहिए। मैक पर्सन के अनुसार हॉब्स सत्ता की राजनीति के पहले वैज्ञानिक विश्लेषक थे, मतलब एक तरह से वैज्ञानिक थे और एनालिसिस करते थे। जॉन रॉल्स बोलते हैं हैवेसियन स्टेट ऑफ नेचर इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रिजनर्स डायलेमा ऑफ गेम। एक मतलब होता नहीं कि प्रिजनर से डायलेमा, आप देखिएगा, गूगल करिएगा, इसमें प्रिजनर्स डायलेमा कुछ इस तरह से होता है कि जैसे 2 चोर हैं तो उनको अलग अलग उसमें बैठाल दिया जाता है, और बैठालने के बाद इस तरफ वाले से वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरफ वाले से वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ अलग आंसर देता है, ये कुछ अलग आंसर देता है। या इसको ऐसा पूछा जाता है कि अगर आप जैसे चोरी किए हैं आप या नहीं, अगर ये कहते हैं हाँ, और इस पे के सामने कुछ शर्त रखी जाती है, अगर आप बता देते हो तो फिर क्या किया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। और इससे भी यही चीज़ ऐसा कुछ किया जाता है, और इस तरह से ये दोनों बता देते हैं। नेक्स्ट होता है, और ये एक तरीके से डायलेमा होता है इन दोनों के लिए। इसी तरह ये हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है ये भी एक तरह से डायलेमा है कि आखिर अगर वहाँ पे मतलब कि इस तरीके से चीज़ें हुई तो वो कैसे, वहाँ पे अगर नैतिकता नहीं थी, सब चीज़ नहीं थी, तो किस विधियाँ नहीं थी, तो किस तरह से लोग पास में आ गए जब सब गंदे ही थे। तो ये सब डायलेमा होते हैं। हॉब्स के कोट्स की अगर बात करें तो हॉब्स के कुछ कोट्स हैं, जैसे कि क्यूरियोसिटी इज़ द लस्ट ऑफ माइंड, मतलब कि क्यूरियोसिटी एक लस्ट है माइंड का। इट इज़ नॉट विजडम बट ऑथेंटिसिटी दैट मेक्स अ लॉ। ये विजडम नहीं बट की अथॉरिटी है जो एक लॉ को बनाती है। फोर्स एंड फ्रॉड आर इन वार द 2 कार्डिनल वर्च्यूज, मतलब कि फोर्स और फ्रॉड वार के समय बहुत ज़रूरी होते हैं और यही वो वैल्यूज हैं जो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने हॉब्स को ख़त्म कर दिया दोस्तों। इसके बाद हम जॉन लॉक को पढ़ेंगे और आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।